दोस्तों हाल ही में मैंने कल्लाम नाम की एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अरुणम जी ने। ये कहानी है श्रीकुट्टी नाम के एक लड़की की और अचानक ही उसके घर में उसकी मौत हो जाती है। अब ये मर्डर है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। इसके क्लाइमैक्स में हमें बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है श्रीकुट्टी नाम की एक लड़की से। श्रीकुट्टी अपना स्कूल खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रही होती है। अब बीच रास्ते में एक दुकान होता है, वहाँ पर वो कुछ चीजें खरीदती है और फिर वहाँ से घर पर चली जाती है। वही दूसरी तरफ हमें श्रीकुट्टी की माँ को दिखाया जाता है, जिसका नाम है बिंदु। बिंदु किसी एक सुपरमार्केट में काम करती है और जैसे उसका काम खत्म होता है वो भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब घर जाते समय श्रीकुट्टी ने जिस दुकान से कुछ सामान खरीदा था, वो दुकान वाला बिंदु को अपने पास बुलाकर उसे बताने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले श्रीकुट्टी मेरी दुकान पर आई थी और कुछ चीजें खरीद कर लेकर गई है। दरअसल दोस्तों बिंदु का इस दुकान में खाता होता है और उसी तरह से ये आदमी बातचीत करते हुए मोहल्ले में घटित हुई घटना के बारे में बताता है कि एक बच्चा पानी में गिर गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है उसकी जान बच गई। उसके बाद बिंदु थोड़ा सा आगे जाती है, वहाँ पर एक और औरत से बात करती है और फिर फाइनली अपने घर पर पहुँच जाती है। अब घर पर आने के बाद वो अपनी बेटी श्रीकुट्टी को बुलाने लगती है, लेकिन यहाँ श्रीकुट्टी तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। जब वो उसके पास आकर देखती है और उसे उठाने की कोशिश करती है तो दोस्तों शॉकिंगली श्रीकुट्टी की मौत हो चुकी थी। उसके गले में रस्सी भी थी और अपनी बेटी को ऐसा मारा हुआ देखकर बिंदु तो फुट फुट कर रोने लगती है। अब उसके अगले सीन में हमें श्रीलीला और श्रीकांत नाम के दो यूट्यूबर्स को दिखाया जाता है। इन दोनों का यूट्यूब चैनल होता है जिसमें ये लोग रियल क्राइम स्टोरीज के वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। फिलहाल इन दोनों ने ट्रू डिटेक्टिव नाम की एक सीरीज शुरू की थी और उसके रिलेटेड उन्होंने एक एपिसोड बनाकर अपलोड भी कर दिया था। उनके उस वीडियो पर बहुत ही अच्छे खासे व्यूज भी आए थे। अब इसी दरमियान उन दोनों को एक लॉयर के जरिए श्रीकुट्टी के केस के बारे में पता चलता है। अब उसी केस के बारे में अच्छी तरीके से इंक्वायरी करने के लिए ये दोनों ही श्रीकुट्टी के गांव में आते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब उसके अगले दिन ये दोनों एक पुलिस ऑफिसर से जाकर मिलते हैं, मतलब कि उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। दरअसल बात ये थी कि यही पुलिस वाला श्रीकुट्टी के केस को संभाल रहा था। वो उन दोनों को बताने लगता है कि गांव में पोस्टिंग होने के 3 महीने बाद ही ये श्रीकुट्टी का केस मेरे पास आया था और सच में इस केस ने मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द दिया था, क्योंकि इस केस में जो लड़का और लड़की थे वो दोनों ही माइनर थे और उसी तरह से श्रीकुट्टी और उसके बॉयफ्रेंड का रिलीजन भी अलग था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रीकुट्टी का फादर एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, इसलिए इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहा। अगर आपको इस केस के रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए तो श्रीकुट्टी का पोस्टमार्टम जिसने किया था उस डॉक्टर से जाकर मिलना होगा। तो उसके तुरंत बाद श्रीकांत और श्रीलीला ये दोनों उस फॉरेंसिक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि एक्चुअली श्रीकुट्टी की मौत फांसी लगने की वजह से हुई थी, मतलब कि रस्सी से उसका गला घोट दिया गया था। श्रीकुट्टी की उम्र 16 साल की थी और उसके बॉयफ्रेंड की उम्र 17 साल की। और यहाँ पर एक और बात थी कि वो रेगुलरली कांड वांड किया करते थे, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय हमें श्रीकुट्टी के अंदर कुछ सीमेंस के सैंपल मिले हैं। श्रीकांत पूछने लगता है कि इसका मतलब क्या है, क्या उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ था? डॉक्टर कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के हिसाब से वो लड़की अपने मर्जी से फिजिकल हुई थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कांड होने के बाद उन दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ होगा। उस लड़के के ऊपर श्रीकुट्टी के डीएनए पाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिला और जेल में रहने वाले उस लड़के ने अभी तक अपना मुंह नहीं खुला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद दोनों ही घर पर आते हैं। उसके बाद श्रीकुट्टी के बॉयफ्रेंड का लॉयर श्रीकांत और श्रीलीला के घर पर आता है। कहने लगता है कि एक्चुअली ये केस पहले से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि श्रीकुट्टी का बॉयफ्रेंड निजाम एक मुस्लिम है और श्रीकुट्टी एक हिंदू। उसी तरह से श्रीकुट्टी का फादर भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो किसी हिंदू कम्युनिटी के पार्टी का मेंबर भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर नियाज को इस केस में फंसाया जा रहा है। श्रीकांत कहने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, इस केस में तो 90% चांस है कि नियाज ही श्रीकुट्टी को मारा होगा, लेकिन अंत में असली सच्चाई क्या है ये तो वो निजाम ही बता सकता है, क्योंकि श्रीकुट्टी और निजाम ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी हो चुका है, तो ऐसे में वो लड़का नियाज श्रीकुट्टी को कैसे मार सकता है? अब यहाँ पर श्रीकांत उस लॉयर से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा सबूत है जो ये प्रूफ कर दे कि निजाम ने उस लड़की की हत्या की है? लॉयर कहता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर पता चली कि श्रीकुट्टी की हत्या दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास हुई थी। उस समय वहाँ पर जोरदार बारिश भी हो रही थी और बारिश होने की वजह से नियाज अपने फ्रेंड के घर पर मौजूद था और ये बात मुझे नियाज के फ्रेंड ने ही बताई है।
तो श्रीलीला भी कहने लगती है कि नहीं, उस लड़की की हत्या जरूर उस निजाम ने की होगी और पक्का उसने ये सब कुछ प्लानिंग किया होगा। लॉयर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान भी लूं, लेकिन अगर तुम लोगों को इस केस के बारे में कुछ भी सबूत मिलते हैं तो मुझे बता देना, और उसी तरह से मुझे भी कुछ सबूत मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। खैर, अब ये सब कुछ होने के बाद श्रीलीला श्रीकांत से कहती है कि श्रीकुट्टी और निजाम के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद निजाम ने ही श्रीकुट्टी को मार दिया होगा, क्योंकि इस हादसे के बाद निजाम का फोन स्विच ऑफ है। आजकल के जो टीनेजर्स है उनके हाथ में हमेशा फोन रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में निजाम का फोन इतने घंटों तक बंद कैसे है, उसका फोन स्विच ऑफ रहना ये बहुत ही शॉकिंग बात है। उसके बाद श्रीकांत और श्रीलीला ये बिंदु के पास आते हैं। बिंदु, जैसा कि हमें पता है, श्रीकुट्टी की माँ, उसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या उस लड़की को निजाम ने ही मारा होगा। बिंदु कहने लगती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। पुलिस वाले ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था। मैंने सुना है कि उस लड़की की उम्र 17 साल है, मतलब कि माइनर है, और शायद इसी वजह से वो लड़का भी बच जाएगा। श्रीकांत और श्रीलीला बिंदु को समझाते हुए कहते हैं कि आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, उस निजाम को जरूर सजा मिलेगी। अब उसके बाद ये दोनों श्रीकुट्टी के फादर के पास जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। श्रीकुट्टी का फादर कहने लगता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम है, उस निजाम ने ही मेरी बेटी को भड़काया होगा। अगर वो जेल से बाहर आ जाएगा तो मैं ही खुद उसे मार दूंगा, फिर चाहे मुझे पुलिस अरेस्ट ही क्यों ना कर दे, और उसे मारने के बाद मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अब घर पर वापस आने के बाद श्रीकांत श्रीकुट्टी के फादर की वीडियो बार बार देखने लगता है। श्रीलीला से कहता है कि मुझे लगता है कि श्रीकुट्टी के फादर ने इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है। शायद श्रीकुट्टी के फादर ने ही अपनी बेटी को मार दिया होगा। शायद उसको ये बात पता चल गई होगी कि उसकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही है, और अगर ये बात समाज के लोगों को पता चली तो उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को मार दिया होगा, और फिर बाद में इल्जाम उस निजाम पर डाल दिया। अब उसी वक्त निजाम का वकील श्रीकांत को फोन करके कहता है कि सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, वो निजाम सब कुछ सच बताने के लिए रेडी हो चुका है। इसीलिए तुरंत ही श्रीकांत और श्रीलीला उस निजाम से मिलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर श्रीलीला निजाम से पूछती है कि तुमने बड़ी ही आसानी से प्लान करके श्रीकुट्टी को मार दिया। निजाम कहने लगता है कि मैं भला उसे क्यों मारूंगा, मैं तो श्रीकुट्टी से प्यार करता था। इस तरह से उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो उन्हें बताने लगता है। कहता है कि उस दिन सैटरडे था, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं गया था। श्रीकुट्टी गई थी और मैं उसका घर पर इंतजार कर रहा था। अब उसके इलाके में एक पागल बंदा रहता है, और वहाँ से आते वक्त श्रीकुट्टी उस पागल को देखकर डर गई और डर के मारे वापस अपने घर पर आ गई। तब मैंने श्रीकुट्टी को संभाला, उसे समझाया कि वो पागल बंदा तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उसके बाद ये दोनों श्रीकुट्टी के घर के बाहर जाकर कुछ बातचीत वगैरह करते हैं, और फिर घर के अंदर आकर थोड़ा बहुत रोमांस करने के बाद निजाम यहाँ से अपने फ्रेंड के घर पर चला जाता है। और निजाम जब अपने फ्रेंड के घर पर गया था तो उस वक्त बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। दरअसल वो दोनों फ्रेंड शॉपिंग पर जाने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से उन लोगों को थोड़ी देर वहीं पर रुकना पड़ा। बारिश खत्म होने के बाद वो दोनों शॉपिंग पर गए, और वहाँ से वापस आने के बाद उन लोगों को श्रीकुट्टी के बारे में पता चला। अब निजाम तो इस सदमे से संभला भी नहीं था, लेकिन उस वक्त पुलिस वहाँ पर आकर उसे गिरफ्तार करके ले गई। श्रीलीला कहती है कि चलो, हमने तुम्हारी बात मान ली कि तुमने श्रीकुट्टी को नहीं मारा है, तो फिर इतने समय तक तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है। निजाम कहता है कि वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरा बड़ा भाई मेरी सारी जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा फोन के अंदर बिजी रहता था, हमेशा मेरे हाथ में फोन रहता, इसलिए गुस्से में आकर मेरे भैया ने वो फोन तोड़ दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत और श्रीलीला निजाम के बड़े भाई के घर पर जाकर उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा तो बहुत ज्यादा गुस्सेल होता है। कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा, और स्पेशली यूट्यूबर्स के। श्रीकांत कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि तुमने अपने भाई का फोन तोड़ दिया था। निजाम का बड़ा भाई कहने लगता है कि हाँ, मैंने वो फोन तोड़ दिया था, वो हमेशा ही फोन में घुसा रहता, इसलिए मैंने गुस्से में उस फोन को ही तोड़ दिया। अब उसके बाद ये दोनों यूट्यूबर्स वापस वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसी केस के दरमियान छोटी छोटी बातों को लेकर इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। अब दूसरे दिन श्रीलीला अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाकर अपने इस प्रॉब्लम के बारे में बात करती है कि मैं श्रीकांत से जुदा होना चाहती हूँ, आजकल हम दोनों में कुछ जमती नहीं है। श्रीलीला की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम इन छोटी मोटी बातों को लेकर उसका इतना बड़ा सीरियस मुद्दा मत बनाओ। अरे मैं तो तुम दोनों को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे कपल हो यार। एक बार तुम दोनों को दिल खोलकर आपस में बात करनी चाहिए, जैसे कि सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। लेकिन श्रीलीला इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ दूसरी तरफ निजाम का बड़ा भाई निजाम से मुलाकात करने के लिए आता है, उसको हौसला देता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, जल्द ही तुम मुझे जेल के बाहर मिलोगे, और तुम जो कुछ भी जानते हो वो सारी चीजें अपने लॉयर को बताते रहना।
अब यहाँ दूसरी तरफ श्रीकांत और श्रीलीला निजाम के फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। वही फ्रेंड जिसके घर पर निजाम रुका था, और इस लड़के का नाम होता है गोविंद। गोविंद कहने लगता है कि एक्चुअली उस दिन मैंने और निजाम ने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे तकरीबन 1 से 2:30 बजे। लेकिन उसी समय मेरी माँ ने मुझे फोन करके वापस घर पर बुला लिया, मतलब कि कुछ चीजें मेरे आंटी के घर पर देने के लिए। लेकिन उस वक्त बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुक गए और उसके बाद शॉपिंग पर चले गए। उसी वक्त हमें श्रीकुट्टी मर चुकी है ये खबर मिली कि उसे किसी ने मार दिया है। अब श्रीकांत यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम एग्जैक्टली टाइम कैसे बता सकते हो कि उसी टाइम पर तुम लोग शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, मतलब कि ठीक 1:50 पर। गोविंद कहने लगता है कि उसका क्या है ना, उसी टाइम पर मेरी माँ ने मुझे फोन किया था, तो मेरी कॉल हिस्ट्री पुलिस वालों को दिखाई। उस वक्त मैंने बताने की कोशिश की कि उस टाइम पर निजाम मेरे साथ था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो तो सीधा निजाम को अरेस्ट करके ले गए। श्रीलीला पूछने लगती है कि जब तुम वापस अपने घर पर आ रहे थे तो फिर तब तुमने क्या अजीब सा नोटिस किया। अब गोविंद का घर श्रीकुट्टी के घर के आसपास ही होता है, और गोविंद कहने लगता है कि जब मैं वापस घर पर आ रहा था तो रास्ते पर मुझे 2 लोग नजर आए, एक दुकान वाला बंदा और मोहल्ले वाली आंटी। अब उसके अगले ही दिन श्रीकांत और श्रीलीला मोहल्ले की उस आंटी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों उस दुकान वाले के पास जाते हैं और उसे थोड़ा बहुत पूछने के बाद वो बताता है कि श्रीकुट्टी और निजाम ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात मोहल्ले में किसी को भी पता नहीं थी। पुलिस वालों के बताने पर ये बात सब लोगों को पता चली। अब श्रीकांत पूछता है कि वो श्रीकुट्टी का फादर कैसा है, मतलब क्या सच में वो अपनी फैमिली की केयरिंग करता है। दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि श्रीकुट्टी का फादर अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं देता। श्रीकुट्टी की माँ बिंदु ही सुपरमार्केट में काम करके अपने घर को संभालती है। अब श्रीकुट्टी के मरने के बाद उसका फादर बहुत ही वायलेंट हो गया है, छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरे बंदों से लड़ता रहता है। अब इन लोगों की बातचीत करने के दौरान दुकान वाला बंदा उन लोगों से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों मेरे ऊपर भी शक कर रहे हो। एक्चुअली उस दिन बारिश हो रही थी और उसी दिन मेरे दुकान का कुछ सामान आने वाला था, तो मैं सामान लाने के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ था। इस हत्या के बीच में मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब उसके बाद श्रीकांत और श्रीलीला थोड़ा आगे जाने लगते हैं तो उसी मोहल्ले में उन्हें वो पागल बंदा दिखाई देता है। उस पागल बंदे की अजीब सी हरकतें देखकर श्रीलीला डर जाती है, श्रीकांत उसे संभालता है और ये लोग थोड़ा और आगे आते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर देवी नाम की एक महिला दिखाई देती है। अब ये दोनों देवी से बातचीत करते हैं और श्रीकुट्टी के बारे में पूछते हैं। देवी कहती है कि श्रीकुट्टी भी उस पागल आदमी से बहुत ज्यादा डरती थी। श्रीकांत पूछता है कि जिस दिन श्रीकुट्टी की मौत हुई थी तब श्रीकुट्टी उस पागल आदमी को देखकर डर गई थी, क्या आपने वो बात नोटिस की। देवी कहती है कि नहीं, मैंने तो उस दिन ये चीज नोटिस नहीं की, क्योंकि उस टाइम पर तो मेरे हस्बैंड के ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया था, तो मैं उसी के काम में बिजी थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं कपड़े सीने के लिए बैठ गई। खैर, अब शाम को श्रीलीला और श्रीकांत एक बंदे से मुलाकात करते हैं। वो बंदा इन लोगों को बताता है कि देवी का जो हस्बैंड सुब्रमण्यम है ना, उसका और श्रीकुट्टी के फादर के बीच में झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि कम्युनिटी में जो पोस्ट सुब्रमण्यम को मिली थी वो पोस्ट श्रीकुट्टी के फादर को मिल गई। सो इसी बात को लेकर उस सुब्रमण्यम के मन में गुस्सा था और इसी वजह से उन दोनों में छोटी सी दुश्मनी भी थी। अब उसके अगले दिन श्रीकांत और श्रीलीला सुब्रमण्यम से मिलने के लिए जाते हैं, मतलब कि देवी के पति से। सुब्रमण्यम कहने लगता है कि हाँ, हमारे बीच में थोड़े बहुत मतभेद थे, लेकिन हमारी लड़ाई इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मैं श्रीकुट्टी को जान से मार दूं। अब उसके बाद निजाम के लॉयर को श्रीकांत और श्रीलीला एक कैफे में मिलने के लिए बुलाते हैं। लॉयर यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने दोबारा से फॉरेंसिक डॉक्टर से बातचीत की। उनके इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली है कि श्रीकुट्टी के घर के आसपास किसी ने मिर्ची का पाउडर डाला था ताकि पुलिस के कुत्तों को भटका दिया जाए, और उसी तरह से मिर्च के डब्बे के ऊपर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स पाए नहीं गए। और शॉकिंग बात तो ये थी कि ये चीज एफआईआर में मौजूद नहीं थी। अगर हम ये चीज एफआईआर में ऐड करेंगे तो ये बात निजाम के लिए प्लस पॉइंट होगी। अब उसके अगले दिन उस मोहल्ले के एक और आंटी के घर पर जाते हैं। पूछने लगते हैं कि जिस दिन श्रीकुट्टी मरी थी उस दिन आप कहाँ पर थे, क्या आपने यहाँ पर मोहल्ले में कुछ अजीबोगरीब चीज नोटिस की। वो औरत कहने लगती है कि दरअसल उस दिन बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मेरे पार्टी के ऑफिस का काम करने के लिए जाने लगी, तो उसी समय मैंने मोहल्ले में शकीरा को देखा था। वो बुर्का पहनकर कहीं पर जा रही थी। तो उसके बाद ये दोनों शकीरा से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर शकीरा कहने लगती है कि दरअसल उस दिन जब मैं घर पर काम कर रही थी तो श्रीकुट्टी उस पागल बंदे को देखकर डर के मारे अपने घर की तरफ भाग गई। मैं यहाँ घर के बाहर आकर उसे देख रही थी, तभी मुझे घर के अंदर से मेरे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरा बच्चा पानी में गिर गया था। मैंने तुरंत ही अपने बच्चे को बाहर निकाला और उसे हॉस्पिटल ले गई। वो तो शुक्र है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरी सास और मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा मारते। पहले ही वो दोनों मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। इस तरह से वो अपनी दुख भरी कहानी बताने लगती है। यहाँ पर श्रीलीला उसे संभालती है और हौसला देती है। अब उसके बाद वो दोनों घर पर आने के बाद उन लोगों ने जिन जिन लोगों का स्टेटमेंट लिया था उन सारे वीडियोस को एडिट करके यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं।
अब उनकी ये वीडियो शकीरा की सासू माँ देख लेती है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। सास तुरंत ही शकीरा को फोन करती है और उसे सॉरी कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। चलो, इन वीडियोस के जरिए कुछ अच्छा काम तो हुआ। अब उसके अगले दिन श्रीकांत और श्रीला के पास एक बहुत ही बुरी खबर आती है। अब जैसा कि हमें पता है, इन दोनों ने देवी नाम की एक औरत से मुलाकात की थी। वो औरत अब इस दुनिया में नहीं है और मरने से पहले देवी ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर को पढ़ने के बाद सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। दरअसल देवी और सुब्रमण्यम की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए देवी के ससुराल में देवी का हस्बैंड उसे हमेशा ताने मारता रहता। इसलिए एक दिन टेस्टिंग वगैरह करवाने के लिए देवी हॉस्पिटल में गई और रिपोर्ट आने के बाद ये बात पता चली कि सारी प्रॉब्लम देवी के अंदर ही है। तो उसके बाद से देवी का हस्बैंड उसे इग्नोर करने लगा, उसे ताने मारने लगा कि तुम मुझे कभी भी बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए ढंग से घर के काम ही करती रहना। अपने हस्बैंड के ऐसे ताने सुनकर देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हुए वो कभी कभी खाना भी नहीं खाती थी। अब इसी दौरान उनके मोहल्ले में शकीरा नाम की फैमिली रहने के लिए आ गई। मतलब कि शकीरा की नई नई शादी हुई थी और उसके कुछ ही महीनों के बाद शकीरा माँ बन गई। तो एक दिन देवी शकीरा के घर पर जाकर शकीरा की सासू माँ से पार्टी मांगने लगी कि अब तो आप दादी बनने वाली है, इसलिए पार्टी तो बनती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ शकीरा की सासू माँ तो उल्टा देवी की टांग खींचने लगती है। उसे ही ताना मारते हुए कहती है कि देवी, तुम्हें क्या चाहिए? वैसे तुम्हारे जैसे औरतों को ऐसे फंक्शन में नहीं आना चाहिए। इस तरह से मोहल्ले के सभी लोग देवी को नीचे निगाहों से देखते थे। और अब सब लोगों की ऐसी नेगेटिव बातें सुनने के बाद देवी तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में ही चली जाती है। उसके बाद शकीला को एक बेटा पैदा होता है और उसके घर में खुशियां ही खुशियां आती है। ये सारी चीजें देखकर देवी को अंदर से जलन होने लगती है और धीरे धीरे वो एक साइको बन जाती है। देवी उस बच्चे को देखकर सोचने लगती है कि इस बच्चे की वजह से सब लोग मुझे ताने दे रहे हैं। अगर ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से जब उस दिन शकीरा अपने घर के बाहर कपड़ों को सुखा रही होती है तो देवी उसके घर के अंदर जाकर उसके बच्चे को पानी में डुबा देती है। अब बच्चे के रोने की आवाज सुनकर शकीरा तुरंत ही अपने घर के अंदर आ जाती है। तो उतने ही देर में देवी पिछले रास्ते से उनके घर से भाग गई थी और उसी वक्त श्री कुट्टी उस पागल बंदे को देखकर भागते हुए घर के अंदर चली गई। उसी रास्ते से देवी भी गुजर रही थी और श्री कुट्टी को भागकर घर के अंदर जाते हुए देख लेती है। देवी को लगता है कि शायद श्री कुट्टी ने मुझे उस बच्चे को मारते हुए देख लिया होगा। ऐसा सोचकर वो घबरा जाती है। अगर श्री कुट्टी ये बात पुलिस वालों को बता देगी तो मुझे तो जेल हो जाएगी और मैं जेल जाना नहीं चाहती। जब श्रीकुट्टी वापस अपने घर पर आती है तो नियाज तो वहाँ से अपने दोस्त के घर पर जा चुका था। उस वक्त श्रीकुट्टी अपने घर पर अकेली होती है तो देवी श्रीकुट्टी के घर पर जाकर एक रस्सी लेकर श्रीकुट्टी का गला घोटकर उसे मार देती है। अब ये घटना होने के बाद देवी तो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। मतलब कि देवी के मन के अंदर ये गिल्ट खाया जा रहा था कि मैंने उस बेचारी श्रीकुट्टी को क्यों मार दिया। अब देवी यहाँ पर सभी बातों को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के चलते वो आत्महत्या कर लेती है। और दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं कि श्रीकांत और श्रीला ये सारी बातें अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। अब ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद गांव के सभी लोग और श्रीकुट्टी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई थी कि निजाम ने श्रीकुट्टी का मर्डर नहीं किया है, इसलिए उसे भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। और दोस्तों, कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि श्रीकांत और श्रीला के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाती है। उन दोनों के बीच में जो गिले शिकवे थे वो दूर हो जाते हैं और वो दोनों भी एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।